तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वर्क्स वंडर्स में। तो दोस्तों, हमारा यह क्लास रेलवे डिपार्टमेंटल एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। तो जो लोग रेलवे में होने वाले डिपार्टमेंटल एग्जाम की तैयारी में लगे हुए हैं, उनके लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इसमें हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। और हमारा इस सीरीज का ये तीसरा क्लास है। इससे पहले भी हमने 2-3 क्लास लिए हैं। आप चाहे तो हमारा वो वीडियो जाके देख सकते हैं। और जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं, वो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। साथ ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखने के लिए वीडियोस को करें लाइक एंड शेयर। तो बढ़ते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाउ मच फी इज टू बी पेड हाउ मच फी इज टू बी पेड for making application before सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल यानी कैट। यानी कैट में जो एप्लीकेशन करते हैं, तो उसका जो फी है वो कितना है। तो वो कितना जमा करना पड़ता है, वो 50 रुपये, मात्र 50 रुपये जमा करना पड़ता है। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के समक्ष आवेदन करने के लिए कितने शुल्क का भुगतान करना चाहिए। तो ये कितना भुगतान करना चाहिए, मात्र 50 रुपये, ₹50। अब ये कैट क्या है, तो कैट का जो स्थापना हुआ था ये 1985 में हुआ था। कैट का जो स्थापना हुआ था वो कब हुआ था, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जो है उसका स्थापना 1985 में हुआ था। और ये संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत हुआ था, 323 ए। संविधान के आर्टिकल 323 ए के अंतर्गत अंडर में क्या हुआ था, कैट का जो है स्थापना हुआ था। और इसका मेन उद्देश्य क्या है, कैट का मेन उद्देश्य क्या है कि हर मामले में हम कोर्ट कचहरी नहीं जा सकते। तो उस केस में कैट का उद्देश्य क्या था कि ऐसे जो मामले हैं, जो क्या है प्रशासनिक तौर पर न्यायाधिकरण की स्थापना का जो मेन मोटो था, वो क्या करना था कि जो कोर्ट है उसका जो वर्कलोड है उसको कम करना है, ताकि क्या हो, जो भी निपटारा हो उसका शीघ्रता से निपटारा हो सके, उसमें टाइम भी बचे। और क्या हो, व्यक्ति को जो भी शिकायत हो उसका क्या हो, त्वरित राहत मिल पाए। इसमें क्या है, वैसे सभी लोग जो क्या है सार्वजनिक सेवाओं, मतलब जो भी क्या है पब्लिक सर्विस में लगे हुए हैं, सार्वजनिक सेवाओं के पद में नियुक्त हैं, तो उस केस में क्या है, नियुक्ति का मामला हो चाहे सेवा का मामला हो, अपॉइंटमेंट से रिलेटेड कोई इशू हो या फिर सर्विस से रिलेटेड कोई भी इशू हो, तो जो एम्प्लॉय है वो क्या करे, कोर्ट ना जाके पहले क्या करे, कैट में पहले अप्लाई करे। उस केस में क्या है कि कैट उनका सुनवाई करेगा। और इसका मेन मोटिव क्या होता है, कैट का मेन मोटिव है कि भाई जो कोर्ट है उसका वर्कलोड कम हो, क्योंकि सब लोग अगर कोर्ट चले जाएंगे तो वर्कलोड कोर्ट का बढ़ जाएगा। तो उस केस में क्या हुआ, कैट का स्थापना किया गया। कब किया गया, 1985 में। तो अगर कोई कैट में जाता है तो उसको कितने आवेदन शुल्क का भुगतान करना पड़ेगा, ₹50। कितना, 50 रुपये मात्र। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द नॉर्मल टाइम लिमिट फॉर ऑल अपॉइंटमेंट्स ऑन कंपनसेट ग्राउंड फ्रॉम द डेट ऑफ द occurrence of the event entitling the eligible person to be appointed on this ground। कहने का मतलब है कि मान लीजिए किसी व्यक्ति का जो है अनुकंपा के आधार पर क्या है नियुक्ति करना है, तो उस केस में जो भी नियुक्ति के पात्र व्यक्ति है उसका नियुक्ति जो है वो कितने समय के भीतर क्या है कर दिया जाना चाहिए। तो इसका सही आंसर है 5 साल। कोई भी व्यक्ति जो है, जो अनुकंपा के आधार पर जिसका नियुक्ति होना है, उसका जो मैक्सिमम लिमिट होगा, समय सीमा होगा जिसके अंदर उसकी नियुक्ति जो है करना पड़ेगा, तो वो क्या है 5 साल है। 5 साल के भीतर क्या है उसकी नियुक्ति करना जरूरी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, हाउ मच एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन गोज टू एनपीएस। एनपीएस में जो है कर्मचारी का जो अंशदान है वो कितना होता है। हाउ मच एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन गोज टू एनपीएस, तो सही आंसर है 10% ऑफ बेसिक प्लस डीए। कितना है, 10% ऑफ बेसिक प्लस डीए जो है वो कर्मचारियों को एनपीएस में देना पड़ता है। जितना उनका सैलरी होता है उसका 10%, साथ ही साथ उसमें जो डीए होता है वो उनको अपना एनपीएस के तहत जमा करना पड़ता है, अंशदान करना पड़ता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर
मैक्सिमम कम्यूटेशन ऑफ पेंशन। तो यहाँ पे क्या पूछा है, फॉर्मूला पूछा गया है मैक्सिमम कम्यूटेशन ऑफ द पेंशन। तो पेंशन के अधिकतम कम्यूटेशन का फॉर्मूला क्या है, तो इसमें क्या है, इसका फॉर्मूला है कम्यूटेशन 40% ऑफ पेंशन इंटू 12 इंटू रिलीवेंट एज फैक्टर। तो अभी आपको समझ में नहीं आएगा तो आसान भाषा में समझे तो क्या है, कोई भी केंद्र का कर्मचारी जो है जिसके पास पेंशन का जो एक हिस्सा है वो क्या है 40% जो है, मैक्सिमम क्या है 40% एक मुश्त क्या है वो भुगतान ले सकता है, उससे ज्यादा नहीं ले सकता। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा 40% मैक्सिमम ले सकता है, यहाँ पे मैक्सिमम पूछा है तो मैक्सिमम कितना ले सकता है 40% ऑफ पेंशन ले सकता है इंटू 12 गुना 12 और रिलीवेंट एज फैक्टर। रिलीवेंट एज फैक्टर क्या है, रिलीवेंट एज फैक्टर है जो हमने यहाँ पेंशन पोर्टल से निकाला है। इसमें क्या है कि अगर जिसकी आयु 17 साल है तो उसका जो रिलीवेंट एज फैक्टर है 19.28, जिसकी आयु 18 साल है उसका है 19.20, जिसका आयु 19 साल है उसका 19.11, जिसका आयु 40 साल है उसका आयु 15.87, जिसका आयु 63 साल है उसका 9.15। तो इस तरह क्या है ये 17 से लेके 85 साल तक का क्या है एज फैक्टर जो है, कम्यूटेशन एज फैक्टर जो है वो वैरी करता रहता है। तो ये 17 साल से लेके जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे एज में बढ़ते जाएंगे उस पर क्या है घटता जाएगा। तो उस केस में जो कम्यूटेशन का फॉर्मूला हो जाएगा वो 14% ऑफ पेंशन हो जाएगा गुना 12 और रिलीवेंट एज फैक्टर। रिलीवेंट एज फैक्टर अभी हमने देखा कैसे दिया हुआ है पेंशन के पोर्टल में। तो मैं पेंशन का जो अधिकतम कम्यूटेशन का फॉर्मूला होगा अधिकतम दिया हुआ है इसलिए यहाँ पे 40% दिया हुआ है, अधिकतम है इसलिए यहाँ पे क्या है 40% दिया हुआ है। तो अगर कोई निकालना चाहता है तो उस केस में क्या होगा, अगर एक वर्ष अगर कोई रिटायर हो जाता है और उस क्या है एक वर्ष के भीतर निकालता है तो उस केस में कोई मेडिकल जांच नहीं होगा। पर अगर एक वर्ष की समाप्ति के पश्चात निकलता है तो उस केस में उसका मेडिकल वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल जांच होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ DCRG पेड टू अ रेलवे एम्प्लॉय एट द टाइम ऑफ सुपरन्यूएशन। मतलब अगर कोई रेलवे कर्मचारी जो है सेवानिवृत्त हो जाए मतलब रिटायर हो जाए तो उस केस में उसको DCRG पेड कितना किया जाएगा, मैक्सिमम पूछा है, मैक्सिमम क्या है 20 लाख है, मैक्सिमम पूछा है इसलिए यहाँ पे क्या होगा 20 लाख होगा। क्या है उसका एक फॉर्मूला आता है उसके हिसाब से निकलता है, मैक्सिमम 20 लाख सी जा सकता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स द कम्यूटेड पोर्शन ऑफ पेंशन इज रिस्टोर्ड। यहाँ पे क्या पूछा गया है कितने वर्ष के बाद पेंशन का परिवर्तित भाग बहाल हो जाता है। तो सही आंसर है 12 वर्ष बाद, 15 वर्ष बाद, सॉरी कितना है 15 वर्ष बाद। अगर कोई व्यक्ति क्या है अपने पेंशन का एक मुश्त क्या है, एक मुश्त मैक्सिमम कितना ले सकता है 40%। जो हमने ऊपर फॉर्मूला देखा उसमें क्या है 40% गुना 12 और एज फैक्टर जो है, एज फैक्टर एज फैक्टर जो है इतना राशि वो एक मुश्त निकाल सकता है कोई भी रिटायर्ड कर्मचारी। तो उस केस में क्या है कि इतना अगर पैसा निकाल देता है तो 15 साल बाद पुनः उतना जो नेक्स्ट ईयर से क्या होगा उसको कट के मिलेगा। मान लीजिए उसका टोटल पेंशन जब वो रिटायर करता है 60 साल की उम्र में जब रिटायर करता है तो मान लीजिए उसको टोटल पेंशन कितना था 60,000 रुपया था। तो इस केस में क्या है अगर वो अपना पैसा 40% निकाल लेता है तो इसका जितना होगा उस हिसाब से कट के मिलेगा। तो मान लीजिए इसको 40,000 मिलने लगा, मान लीजिए टोटल निकाल लिया तो 40,000 मिलने लगा। तो फिर ये 15 साल बाद 15 साल के बाद ही क्या होगा वापस से 60,000 मिलना शुरू हो जाएगा। वो क्या है तो यही पूछा गया कि आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स द कम्यूटेड पोर्शन ऑफ पेंशन इज रिस्टोर्ड। तो सही आंसर हो जाएगा 15 वर्ष बाद जो है कम्यूटेड पेंशन जो है रिस्टोर हो जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म यूज फॉर सस्पेंशन। सस्पेंशन के लिए उपयोग किया जाने वाला मानक फॉर्म क्या है तो वो है स्टैंडर्ड फॉर्म 1। स्टैंडर्ड फॉर्म 1 सस्पेंशन के लिए जो स्टैंडर्ड फॉर्म यूज किया जाता है वो स्टैंडर्ड फॉर्म 1। और माइनर पेनल्टी के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म 11, मेजर पेनल्टी के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म 5। माइनर पेनल्टी के लिए माइनर के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म 11, मेजर के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म 5 का यूज किया जाता है।
अगर कोई व्यक्ति क्या है 48 घंटे से ज़्यादा पुलिस की हिरासत में रहता है, चाहे वो आरोपी साबित हो या ना हो, तो उस केस में भी क्या है उसको सस्पेंड समझा जाता है। और ये SF 2 के अंतर्गत क्या होता है उसको सस्पेंशन समझा जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर अपील अंडर DAR रूल। डिसिप्लिनरी एंड एक्शन रूल के अंतर्गत टाइम लिमिट कितना होता है अपील करने का? तो इसका सही आंसर है 45 दिनों के अंदर क्या 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 करना पड़ता है, अपील करना पड़ता है। अगर कोई व्यक्ति अपने अगेंस्ट अपने जो अगेंस्ट में लगे हुए DAR रूल के अंतर्गत अपील करना चाहता है, तो उसका समय जो है समय सीमा कितना है, 45 दिन दिया हुआ है। इस केस में क्या है कि उसको उसका जो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी है उससे ऊपर उसके ऊपर में क्या है अपील करना पड़ता है। और उसको हम लोग क्या करेंगे, एपीलिएट अथॉरिटी बोलेंगे। जो अपील करना पड़ेगा वो क्या किसके पास करना पड़ेगा, एपीलिएट अथॉरिटी के पास क्या करना पड़ेगा, उसे अपील करना पड़ेगा। और ये अपीलिएट अथॉरिटी जो होगा उसके अगेंस्ट में जो डिसिप्लिनरी एक्शन लिया है, उसके अगेंस्ट में जो डिसिप्लिनरी एक्शन लेने वाले अधिकारी हैं उससे नेक्स्ट हायर अथॉरिटी होगा। ये क्या होगा, हायर अथॉरिटी होगा। किससे हायर होगा, किससे हायर अथॉरिटी होगा, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी जो है उससे हायर अथॉरिटी के पास क्या करना पड़ेगा, अपील करना पड़ेगा। जो उसका डिसिप्लिनरी अथॉरिटी है, जो उसके डिसिप्लिनरी अथॉरिटी है उसके ऊपर क्या करना पड़ेगा, एपीलिएट अथॉरिटी के पास अपील करना पड़ेगा, नेक्स्ट हायर अथॉरिटी के पास। और ये क्या करना पड़ेगा, पूरे रिस्पेक्टफुल और प्रॉपर मैनर के तहत करना पड़ेगा। और इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा, उसे दोबारा फिर क्या करना पड़ेगा, अपील करने के लिए नहीं दिया जाएगा। एक ही मौका दिया जाएगा, अपीलेट अथॉरिटी के पास दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा। इस केस में क्या कर सकता है अपीलेट अथॉरिटी, इसके पास क्या पावर है, अपीलेट अथॉरिटी के पास मान लीजिए कोई अपील करता है तो उसके पास फिर क्या पावर आता है, वो चाहे तो उसको रिड्यूस कर सकता है, उसके ऊपर जो चार्ज लगा है उसको रिड्यूस कर सकता है, उसको कंफर्म कर सकता है कि हाँ जो चार्ज लगा हुआ है वो सही मायने में सही है, उसको कंफर्म कर सकता है। या फिर उसको बढ़ा सकता है कि हाँ जिसके अगेंस्ट में जो चार्ज लगा है वो क्या है पर्याप्त नहीं है, उसको इनहेंस भी कर सकता है, इनहेंस द पेनल्टी, पेनल्टी को क्या कर सकता है, बढ़ा भी सकता है। तो क्या है हमने देखा व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर अपील अंडर DAR रूल। DAR रूल के अंतर्गत जो अपील करने का टाइम लिमिट दिया हुआ वो क्या है 45 दिन के अंदर है। 45 दिन के अंदर उसको कहाँ पे अपील करना पड़ेगा, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी से हायर नेक्स्ट हायर अथॉरिटी के पास, जिसको हम लोग अपीलेट अथॉरिटी भी बोल सकते हैं, उसके पास अपील करना पड़ेगा। अपीलेट अथॉरिटी के पास पावर है कि वो चाहे तो उसको रिड्यूस कर सके, चाहे खत्म कर सके, या कंफर्म कर सके कि नहीं भैया इसके पास जो लगा हुआ चार्ज है वो सही पाया गया है, या फिर क्या कर सकता है वो इन्हांस भी कर सकता है, पेनल्टी को बढ़ा भी सकता है। और इस केस में क्या हो गया, नो सेकेंड अपील दिया जाता है, मतलब इसके बाद फिर एक बार अपील कर दिया तो फिर कोई सेकेंड चांस नहीं मिलता है अपील करने का, नो सेकेंड अपील करने का मौका दिया जाता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है चेयरमैन ऑफ SBF स्टाफ बेनिफिट फंड इन जोनल रेलवे। ये पिछली बार भी हम लोगों ने देखा था, जो चेयरमैन है वो स्टाफ बेनिफिट फंड के वो कौन है, प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर, प्रधान मुख्य क्रमिक अधिकारी जो है PCPO जो है वो क्या है, स्टाफ बेनिफिट फंड के जोनल रेलवे के चेयरमैन होते हैं। डिविजनल रेलवे पे सीनियर DPO, डिविजनल रेलवे पे क्या होता है, सीनियर DPO जो होता है वो चेयरमैन होता है। जोनल लेवल पे कौन होता है, जोनल लेवल पे चेयरमैन होते हैं प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर, प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। तो जो लोग हम दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही हमारे वीडियोस को ज़्यादा प्यार और सपोर्ट बनाए रखने के लिए इस वीडियोस को करें लाइक। नेक्स्ट है व्हाट इज द ज्वाइनिंग टाइम नॉर्मली एलिजिबल फॉर ट्रांसफर ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, अगर प्रशासन की तरफ से क्या है ट्रांसफर किया जाए यानी एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड पे ट्रांसफर किया जाए, व्हेन द डिस्टेंस टू द न्यू प्लेस ऑफ पोस्टिंग इज 1500 किलोमीटर दूर हो, अगर नया प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो है
1500 किलोमीटर दूर हो तो उस केस में ज्वाइनिंग टाइम कितना दिया जाएगा? 12 दिनों का ज्वाइनिंग टाइम दिया जाएगा। अगर 1500 किलोमीटर से दूर हो तो 12 दिनों का ज्वाइनिंग टाइम दिया जाएगा। अगर 1000 किलोमीटर और लेस हो, अगर 1000 किलोमीटर या लेस हो तो कितने दिनों में मिलेगा? 10 डेज। अगर 1000 किलोमीटर या कम हो तो 10 डेज। अगर 1000 से ज़्यादा और 2000 से क्या हो, 2000 से कम हो, 1000 से ज़्यादा और 2000 से कम हो तो उस केस में कितना मिलेगा? 12 दिनों का मिलेगा, 12 डेज। और अगर क्या हो, 2000 से ज़्यादा हो, अगर 2000 से ज़्यादा हो तो उस केस में कितना मिलेगा? 15 दिनों का मिलेगा। अगर 2000 से ज़्यादा हो तो उस केस में क्या मिलेगा? 15 दिनों का छुट्टी मिलेगा ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड में, अगर किसी का ट्रांसफर होता है तो उस केस में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है एसएनटी वर्क आर सैंक्शन अंडर विच प्लान हेड इन पिंक बुक। तो पिंक बुक के अंदर जो एसएनटी वर्क में जो प्लान हेड जो है वो सैंक्शन होता है तो वो कौन से प्लान हेड के अंतर्गत होता है? तो वो सही आंसर है 3300, 3300 के अंतर्गत जो है एसएनटी वर्क सैंक्शन होते हैं। मेनली क्या है, एसएनटी वर्क जो सैंक्शन होते हैं वो किसके अंडर आते हैं? मशीनरी एंड प्लांट प्रोग्राम के अंतर्गत आते हैं। और जो पिंक बुक होता है, ये जो पिंक बुक होता है, ये पिंक बुक जो होता है वो पब्लिश किया जाता है किसके द्वारा? रेलवे बोर्ड के द्वारा। पिंक बुक जो पब्लिश किया जाता है वो किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है? रेलवे बोर्ड के द्वारा जो है पब्लिश किया जाता है। जिसमें क्या होता है, सारे डिटेल्स होते हैं वर्क्स के, मशीनरी के, रोलिंग स्टॉक प्रोग्राम के, जितने अंतर्गत क्या है, रेलवे के अंतर्गत जितने भी वर्क्स, मशीनरी और रोलिंग स्टॉक के प्रोग्राम्स होते हैं वो इसमें मेंशन किए रहते हैं। और ये जो एनुअल प्रोग्राम वर्क प्रोग्राम होता है वो रेलवे के थ्रू क्या होता है, कंटिन्यूस प्लानिंग किया जाता है इसके अंतर्गत। और साथ ही साथ जो है जो भी काम क्या होते हैं, 2.5 करोड़ 2.5 करोड़ से क्या है ज़्यादा के होते हैं, जिनका कॉस्ट जो है 2.5 करोड़ से ज़्यादा का होता है, वो क्या होते हैं? पिंक बुक के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? पिंक बुक के अंतर्गत आते हैं। और 2.5 करोड़ से कम वाले किस में आते हैं? लॉ बुक में आते हैं। किस में आते हैं? लॉ बुक में आते हैं। जो भी काम 2.5 करोड़ से ज़्यादा का होता है तो वो किसके अंतर्गत आते हैं? पिंक बुक के अंतर्गत आते हैं। पिंक बुक जो है किसके द्वारा जारी किया जाता है? रेलवे बोर्ड के द्वारा जारी किया जाता है। और 2.5 करोड़ से कम वाले काम लॉ बुक के अंतर्गत आते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है इन अ वर्क टेंडर इफ एन ऑफर इज रिसीव्ड विदाउट ईएमडी। ईएमडी क्या है? अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट विद इन स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड, हाउ इट शुड बी डेल्ट। अगर कोई टेंडर में क्या होता है, ईएमडी रिसीव नहीं होता है तो उस केस में क्या है, उस प्रस्ताव को क्या है सीधे तौर पर खारिज कर दिया जाना चाहिए। क्या करना चाहिए? ऑफर टू बी समरली रिजेक्टेड, मतलब प्रस्ताव को सरसरी तौर पर अस्वीकार कर दिया जाएगा। अगर कोई वर्क के अगेंस्ट में ईएमडी जमा नहीं होता है तो डायरेक्ट उसको क्या करना चाहिए? खारिज कर देना चाहिए। ईएमडी क्या है? अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट है। ये जनरली क्या होता है, ये जो अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट होता है, ईएमडी होता है, वो क्या होता है 2% से लेके 5% के बीच हो सकता है। और ये क्यों दिया जाता है? ईएमडी जो होता है रिफंडेबल फी जो होता है, ईएमडी क्या है? रिफंडेबल है। मान लीजिए कोई क्या आता है टेंडर अप्लाई करता है तो उसमें क्या है ईएमडी जमा करना पड़ता है। ईएमडी ये एश्योर करता है कि जो कार्य के लिए निविदा डाला गया है वो क्या हो, वो करने के लिए जो टेंडरर है या बिडर है वो क्या है इंटरेस्टेड है। और ये उसका सिक्योरिटी डिपॉजिट के जैसा है, मतलब कि हाँ वो काम करेगा। और ये जनरली कितना होता है 2% से 5% के बीच होता है। और आपको बता दें ईएमडी क्या है? रिफंडेबल मनी है। एक बार जब उसको अलॉटमेंट हो जाता है, सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा हो जाता है तो उस केस में ईएमडी रिलीज कर सकते हैं। बहुत बहुत लोग क्या करते हैं सिक्योरिटी डिपॉजिट में ही ईएमडी को कटा देते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है सैंक्शन ऑफ वर्क इज प्रोसेस थ्रू। जो रेलवे के अंतर्गत जो कार्य हैं वो किसके थ्रू? IRPSN के अंतर्गत क्या करते हैं? उसको सैंक्शन प्रोसेस करते हैं। इंडियन रेलवे प्रोजेक्ट सैंक्शन एंड मैनेजमेंट जो ऐप है, पोर्टल है,
उसके अंतर्गत क्या है, कार्यों की स्वीकृति की जो प्रक्रिया है वो की जाती है। IRPSM का फुल फॉर्म क्या है, इंडियन रेलवे प्रोजेक्ट सैंक्शन एंड मैनेजमेंट। ये क्या है, IRPSM का फुल फॉर्म है, इंडियन रेलवे प्रोजेक्ट सैंक्शन एंड मैनेजमेंट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। नेक्स्ट है सैंक्शन ऑफ एक्सेस ओवर ओरिजिनल सैंक्शन कोस्ट ड्यू टू रीजन अदर देन प्राइस एस्केलेशन कैन बी डन बाय द जोनल रेलवे अप टू 20%। कहने का मतलब है कि मान लीजिए किसी कार्य के लिए जो है सैंक्शन कॉस्ट जो है उससे क्या करना है, वृद्धि करना है। किस केस में, प्राइस बढ़ने के केस में नहीं, उसको छोड़ के। तो उस केस में क्या है, 20% ही बढ़ाया जा सकता है, जो लागत मूल्य है वो 20% से ही ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है अप टू जोनल रेलवे। जोनल रेलवे के अंतर्गत जो पावर दिया गया है वो 20% तक ही जो है बढ़ाया जा सकता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है डेली अलाउंस एडमिसिबल टू रेलवे एम्प्लॉय ऑन ऑफिशियल टूर फॉर एब्सेंस फ्रॉम हेडक्वार्टर फॉर 5 आवर्स इन अ डे। तो इसका सही आंसर है जाएगा 30%। कितना मिलेगा, 30%। अगर 12 घंटे के लिए जाते हैं तो उस केस में क्या मिलता है, 100% मिलता है। 12 घंटे के लिए जाता है तो उस केस में 100% मिलेगा। 12 घंटे से कम मिलेगा तो फिर क्या होगा, 70% मिलता है। तो यहाँ पे पूछा गया 5 घंटे के लिए, तो 5 घंटे के केस में क्या होगा, 30% जो है 1 डे अलाउंस मिलेगा। तो थैंक यू दोस्तों, होप आपको हमारे ये वीडियो सीरीज पसंद आ रहा है। तो जो लोग हमारे दोस्त पे चैनल नए हैं वो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, साथ ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखने के लिए हमारे वीडियोस को करें लाइक। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।